नमस्कार, मैं अभिजीत शर्मा उज्जैन आज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए नज़र डालते हैं शहर की कुछ खास खबरों पर। उज्जैन के व्यापार की जान माने जाने वाली चिमनगंज अनाज मंडी 24 दिन बाद फिर शुरू हो गई। 24 दिनों से व्यापारियों की मांगों के चलते उज्जैन की अनाज मंडी बंद थी, जिसके चलते किसानों और हम्मालों को दिक्कत आ रही थी। साथ ही जल्द ही सोयाबीन का सीजन भी शुरू होने वाला है। ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आश्वासन के बाद 24 दिनों से बंद पड़ी कृषि उपज मंडी शुक्रवार से पुनः शुरू हो गई। अपनी मांगों को लेकर कृषि उपज मंडी के व्यापारी पूरे प्रदेश भर में हड़ताल पर थे। इसी बीच मंडी कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की। 24 दिन तक मंडी का काम ठप होने के बाद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने हर बार की तरह इस बार भी उन्हें आश्वासन दिया है और मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद व्यापारी और कर्मचारियों ने मंडी को फिर से चालू कर दिया है। मंडी के पूर्व अध्यक्ष निमेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया है कि आने वाले कैबिनेट में मंडी व्यापारी और कर्मचारियों की मांगों का प्रस्ताव पास कर दिया जाएगा। किसान नेता अशोक जाट ने कहा कि जैसे ही किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडी पहुंचे तो सबसे पहले किसान और मंडी व्यापारी कर्मचारियों ने मिलकर भगवान गजानंद भगवान की महाआरती की, जिसके बाद मंडी की नीलामी शुरू हुई। कई दिनों से मंडी बंद होने के कारण किसानों को भी अपनी फसल बेचने को लेकर चिंता हो रही थी। आज मंडी खुलने से सभी किसान भाइयों के चेहरे पर खुशी है और किसान एवं व्यापारियों में खरीदी एवं बेचने को लेकर उत्साह दिख रहा है। आज काफ़ी दिनों के बाद में मंडी चालू हुई है। किसानों में काफ़ी उत्साह है क्योंकि किसान अपनी फसल को लेकर चिंतित थे कि अगर मंडी चालू नहीं होगी तो अपनी फसल कैसे बेचेंगे। सोयाबीन आ गई है, वो सोयाबीन के लिए भी चिंतित थे। आज अनाज मंडी भी चालू हो गई है, प्याज लहसुन मंडी भी चालू हो गई है और सभी किसानों में भी अच्छा उत्साह है और व्यापारियों में अच्छा उत्साह देखने को मिला है कि आज उन्होंने सबने मिलकर गणेश जी की पूजा अर्चना की है और अच्छी मांग की है कि ताकि किसानों का सबका अच्छा माल तुल सके और बढ़िया मंडी चल सके आगे सुचारू रूप से। आज 24 दिनों से हमारी उज्जैन मंडी बंद थी और माननीय हम लोगों ने यहाँ पर गणेश जी की वंदना की, हवन किया और महाकाल भगवान को वो प्रार्थना की कि सद्बुद्धि दे। और उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों के दिन हमें आश्वासन दिया है कि आपकी सारी मांगें पूरी कर ली गई है। मंडी टैक्स के लिए मैं इसको जल्दी से जल्दी कैबिनेट में पास करा के और आप लोगों को अच्छी खबर देंगे। उनके आश्वासन पे हम लोगों ने मंडी चालू करी है। मैं पूरा परिवार, व्यापारी परिवार और महासंघ और उज्जैन की तरफ से सारे व्यापारियों की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। उनकी पूरे शासन प्रशासन सभी का जो इसमें सहयोग रहा है, उन्हीं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज अभी अपना गणेश जी का त्यौहार चल रहा है तो हम लोग रोज़ सुबह यहाँ आरती करके मंडी चालू करते हैं। ये हम लोगों का रूटीन का काम है, पर आज हमने विशेष एक आरती रखी थी। आज पहली मंडी शुरू हो रही है 24 दिनों के बाद, तो आज हमने पूजा पाठ करके सभी व्यापारी खुश रहें, परिवार खुश रहे, सभी में सद्बुद्धि और प्रेम रहे, ये आशा करके हम मंडी चालू कर रहे हैं। निमेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष। श्री मनकामनेश्वर महादेव मंदिर की दीवार तोड़ने से जनता में आक्रोश है। नेता प्रतिपक्ष पार्षद ने निगमायुक्त को पत्र लिखकर कहा कि सहायक मंत्री पर कार्यवाही होनी चाहिए। वार्ड क्रमांक 19 अंतर्गत निजातपुरा स्थित श्री मनकामनेश्वर महादेव मंदिर की सुरक्षा हेतु वर्षों से दीवार निर्मित थी। बारिश के कारण, तेज हवा तूफान के कारण उक्त दीवार ध्वस्त हो गई थी। मंदिर की सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए जन सहयोग से पुनः दीवार का निर्माण कराया जा रहा था। उस दीवार को जोन क्रमांक 2 के सहायक यंत्री साहिल मेदावाला द्वारा गलत तरीके से अवैध बताकर तोड़ दिया गया, जिसके कारण क्षेत्रीय रहवासियों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। उज्जैन के निजातपुरा स्थित श्री मनकामनेश्वर महादेव मंदिर की दीवार को अवैध निर्माण बताकर गलत तरीके से तोड़ने के विरोध में नेता प्रतिपक्ष रवि राय एवं वार्ड क्रमांक 19 की पार्षद पूनम मोहित जायसवाल ने निगमायुक्त को पत्र लिखकर आपत्ति जाहिर की है। इस संबंध में निगम आयुक्त एवं महापौर से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी हमें भी नहीं है, फिर दीवार किस आधार पर तोड़ दी गई। नेता प्रतिपक्ष रवि राय एवं पार्षद पूनम मोहित जायसवाल ने निगमायुक्त से अनुरोध किया कि जोन क्रमांक 2 के सहायक यंत्री साहिल मेदावाला पर तत्काल कार्यवाही की जाए। इस अवसर पर पार्षद माया राजेश त्रिवेदी, अर्पित दुबे, प्रेमलता रानी, परमानंद मालवीय, इमरान भाई, छोटेलाल मंडलोई, कांग्रेस नेता विशु यादव, मंदिर के पुजारी परिवार उपस्थित थे। निजातपुरा स्थित बहुत पुराना मनकामनेश्वर भगवान शंकर जी का मंदिर है। इस पूरे क्षेत्र के महिला पुरुष यहाँ पे हजारों की तादाद में प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते हैं। ये नजर अली के टाइम के मंदिर स्थापित था।
बाद में बजाज कंपनी आई और बाद में नगर निगम अभी 1 साल से मालिक हुई किसी कोर्ट के फैसले तहत। नगर निगम के अधिकारियों द्वारा मंदिर की जो बाउंड्री वाल की दीवार जो पूरे बनी थी वो दीवार गिर चुकी थी। सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ के स्थानीय श्रद्धालु और भक्तों ने पैसे इकट्ठे करके वो दीवार बना रहे थे। नगर निगम के अधिकारी आते हैं, उस दीवार को तोड़ देते हैं और आज सब लोग वहाँ के जितने श्रद्धालु भक्त हैं वे सब लोग आज नगर निगम में आए कि मंदिर की दीवार को जिस प्रकार तोड़ा है, नगर निगम के अधिकारियों ने तोड़ा है, उस दीवार का पुनर्निर्माण नगर निगम के अधिकारी करावे, नगर निगम करावे, महापौर कराए, आयुक्त नगर निगम कराए। और ये जो जाति धर्म स्थान पे की गई है, लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया आस्था के साथ, इस क्षेत्र के लोगों में बहुत आक्रोश है। हमारी चेतावनी है कि शीघ्र अति से दीवार का निर्माण करे, वरना कांग्रेस पार्टी के सारे पार्षद साथी, सारे नेतागण उस स्थान पर जाकर के और नगर निगम में लगातार आंदोलन करेंगे। के कारण एक दीवार बनी हुई थी मंदिर में, वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसका पुनर्निर्माण सभी भक्तों के सहयोग से किया जा रहा था, लेकिन अभी निगम के द्वारा कुछ लोग आए थे, उसे अवैध बता करके उसको तोड़ गए। कहाँ का मामला? ये मनकामनेश्वर महादेव कोयला फाटक क्षेत्र में है, निजातपुरे में। वहाँ पर ये मंदिर परिसर में मंदिर की सुरक्षा हेतु वो दीवार बनाई जा रही थी और उस मंदिर की दीवार को निगम करीब अनादि कालों से वो मंदिर है। वैसे तो मनकामनेश्वर महादेव 100 वर्ष पुराना मंदिर है करीब। और बंद मंदिर में तोड़ के दीवार लगाए हैं पंडित वो। रविशंकर शुक्ला। उज्जैन जिले को 25 नए डॉक्टर मिले हैं। इनकी पोस्टिंग से जिले की स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। अभी तक उज्जैन जिले में शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर की बहुत कमी थी। शहर को छोड़कर देहात के हॉस्पिटल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि में देर रात डॉक्टर की सेवा नहीं मिल पाती थी। डॉक्टर की कमी के चलते पेशेंट को उज्जैन जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज रेफर करना पड़ता था, मगर अब राज्य सरकार ने इसकी सूध ली है और पीएससी के माध्यम से बड़ी संख्या में डॉक्टरों की भर्ती की गई है। इनमें से उज्जैन जिले को 25 डॉक्टर मिले हैं, जिनकी नियुक्तियां की जा रही है। सीएमएचओ डॉक्टर दीपक पीपल ने बताया कि डॉक्टर का आना शुरू हो गया है। सबसे पहले जिन ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर्स नहीं हैं, उन जगहों पर पोस्टिंग की जा रही है। जल्द ही जिले की स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो जाएगी। यहाँ अभी लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित हमको करीब 24 से 25 डॉक्टर्स मिले हैं जिले को, जो विभिन्न अपने प्राथमिक या सामुदायिक जिला अस्पतालों में गए हुए हैं। उनकी जल्द से जल्द ज्वाइनिंग होने की तैयारी चल रही है, कार्रवाई प्रचलन में है और वो वहाँ पे अपने गंतव्य पर पहुँच के लोगों को उच्च स्तर की सेवाएं देंगे, ऐसा मेरे को मानना है। ग्रामीण क्षेत्र में कितनी कमी दूर होगी सर इससे? 80 से 90% सरकार ने पूर्ति की हुई है, आगे चल के पूरी भी हो जाएगी। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का निरीक्षण किया है। साथ ही किसानों को राहत राशि और बीमा राशि देने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्राम कंडारिया, एरवास और खेमासा में पहुंचकर वहां बीते दिनों हुई अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का निरीक्षण किया। मंत्री यादव इस दौरान किसानों से मिले तथा उन्हें आश्वस्त किया कि वे किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। शासन की ओर से उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर राजस्व विभाग के अधिकारी और ग्रामीण जन मौजूद थे। मंत्री मोहन यादव ने बताया कि इस आपदा की स्थिति में मध्य प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है। राजस्व अमले को खराब फसल का आंकलन करने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही किसानों को आश्वस्त किया है कि उनको राहत राशि के साथ ही बीमा राशि प्रदान की जाएगी। अतिवृष्टि के कारण से नदी के किनारे वाले बेल्ट, चाहे वो हमारा नलवा हो, बमोरा हो, गोठड़ा, सिकंदरी, जावटखेड़ी, जीवनखेड़ी या हमारे अपने टंकारिया, लेकोड़ा वाले बेल्ट में जहाँ जहाँ भी तालाब के कारण से, नदी के कारण से या इंदौर रोड की खान नदी के किनारे वाले हमारे विभिन्न गाँव हो, रामबासा हो, किठौता हो, मताना हो, आवराना हो, जहाँ भी पानी के कारण से फसल नष्ट हुई है, मैंने कलेक्टर को निर्देश दिए, कलेक्टर ने एसडीएम और पटवारी गिरदावरी को निर्देश दिए, तुरंत जाकर वो मौके की गिरदावरी करा रहे हैं और जैसा जैसा फसल का जो भी नुकसान हुआ है तो आपदा राहत आपदा की राशि से भी और बीमा की राशि से भी दोनों से क्षतिपूर्ति की जाएगी। किसी भी आदमी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये किसान हितैषी सरकार है, हमेशा की तरह सरकार फिर उनके साथ खड़ी है। लाखों की चोरी में शामिल बावरिया गैंग के सदस्य पकड़ाए। अंतर्राज्यीय गिरोह ने अलगधाम नगर में चोरी को दिया था अंजाम, बस के सीसीटीवी में दिखे। राजस्थान के चर्चित बावरिया गिरोह के सदस्य राजू और प्रधान बावरिया को नीलगंगा पुलिस ने पकड़ा है। दोनों ने अपने साथियों की मदद से 11 सितंबर को अलगधाम नगर में रहने वाले शुभम बोबल के सूने घर में ताला तोड़कर चोरी की थी। चारों बदमाश बोबल के घर की अलमारी से सोने चांदी के जेवर और 7 लाख रुपए चोरी कर भाग गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें पुलिस को 4 संदिग्ध घटना स्थल के पास दिखाई दिए। इसी आधार पर पुलिस ने तलाश की तो चोरों के फुटेज एक बस में भी मिल गए। सीसीटीवी के आधार पर दोनों को पकड़ा गया। दोनों ने अलगधाम नगर में हुई चोरी पुलिस के सामने कबूल कर ली है। माल भी घर पर छुपाना बताया है। दोनों को 29 सितंबर तक रिमांड पर लेकर वारदात में शामिल सूरज और उसके साथी को तलाश रहे हैं। केरल, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। एएसपी गुरु प्रसाद पाराशर व जयंत सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बावरिया गैंग का केरल, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में नेटवर्क फैला है, जहां पर ये मिलकर वारदात करते हैं। गिरोह सूने मकानों की रेकी कर दिन दहाड़े टॉमी से ताला तोड़कर वारदात करता है। गिरफ्त में आए आरोपियों पर 1 दर्जन स्थानों पर केस दर्ज है। वक्त आने पर ये लोग की जान तक ले लेते हैं। गिरोह के वारदात के तरीकों को देखते हुए बावरिया नाम की चर्चित फिल्म भी बनाई गई है। सर, एक खुलासा करा है चोर गिरोह का, उसका क्या मामला हुआ? इसमें उज्जैन पुलिस के थाना नीलगंगा की टीम को एक अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये काफ़ी शातिर आपराधिक गिरोह है जो पूरे अंतर्राज्यीय स्तर का है, जो काफ़ी स्टेट्स में इस तरीके की घटनाएं कारित करता है। टीम मेंबर्स इसके जो है अलग अलग जगह पे मूवमेंट करते हैं और सूने घर वगैरह देखकर इस तरीके की बड़ी घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसमें 2 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं, शेष अन्य की तलाश की जा रही है। कुछ मशरूका और की जानकारी मिली है जो कि चोरी गया था, उसकी रिकवरी के लिए पुलिस टीम रवाना की गई है। सर, इन्होंने कहाँ वारदात की होगी? इस संबंध में जो ये पूरा आपराधिक गिरोह है, इसके आपराधिक मामले पूरे देश भर में है और अभी की जानकारी के अनुसार राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और आसपास के और राज्यों में भी इनकी आपराधिक वारदातों की जानकारी प्राप्त हुई है। सर, ऐसा पता चला है कि इस गिरोह के ऊपर कोई फिल्म भी बनी थी? ऐसा बताया जा रहा है कि कोई फिल्म इस बावरिया गैंग के ऊपर बनी है। अभी जिस मामले में इनको गिरफ्तार करा, वो क्या पूरी घटना है? घटनाक्रम इस तरीके से था कि 11 सितंबर को जो है नीलगंगा थाना क्षेत्र की ये कॉलोनी है अलगधाम नगर, यहाँ पर शाम के वक्त पे एक नकबजनी की बड़ी वारदात हुई थी, जो कि जिसमें सोने चांदी का मशरूका समेत 7 लाख रुपए का कुल जो है मशरूका चोरी गया था। इस संबंध में जो है तत्काल अपराध पंजीबद्ध करके और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सीएसपी और टीआई माधवनगर को, टीआई नीलगंगा को इस बाबत जो है पता रसी के बाबत निर्देशित किया था। साथ में ही इनको जो है पता रसी के लिए बिंदु भी जो है दिए गए थे और लगातार इनके प्रयासों के द्वारा जो है इस घटनाक्रम का, इस वारदात का खुलासा होकर 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। इस संबंध में तत्काल जो है अरेस्ट किया गया है और के ऊपर सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है और आपराधिक प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है। स्कूली व कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जीवाजीगंज वैधशाला में पहुंचकर खगोलीय घटनाओं की जानकारी हासिल की। 23 सितंबर का दिन सबसे खास होता है।
खगोलीय दृष्टि से आज का दिन व रात बराबर देखे जाते हैं। उज्जैन के जीवाजीगंज वेधशाला में शंकु यंत्र के आधार पर स्कूली छात्र छात्राओं को ये जानकारी दी गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होने की यह घटना शरद संपात कहलाती है। 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणी गोलार्ध एवं तुला राशि में प्रवेश करेगा। अब उत्तरी गोलार्ध में दिन धीरे धीरे छोटे होने लगेंगे और रात बड़ी होने लगेगी। आज 12 घंटे की ही रात और 12 घंटे का ही दिन होगा। खगोलीय घटना में 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होंगे। ऐसा सूर्य के विषुवत रेखा पर लंबवत होने से होता है। उज्जैन गौघाट स्थित जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया कि 23 सितंबर के बाद सूर्य अपने दक्षिणी गोलार्ध के साथ ही तुला राशि में प्रवेश करता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध के दिन छोटे हो जाते हैं और रात बड़ी। यह क्रम 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। 22 दिसंबर को भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा तथा रात सबसे बड़ी होगी। 24 सितंबर से सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश के कारण सूर्य की किरणों की तीव्रता उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे कम होने लगेगी। इसी के साथ शरद ऋतु प्रारंभ हो जाएगी। आज 23 सितंबर है और 23 सितंबर को आज सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा लंबवत चमकता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। आज के पहले यानी कि 22 सितंबर तक सूर्य हमारी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में था और दिन और रात की अवधि की यदि हम बात करें तो अभी तक दिन की अवधि ज़्यादा यानी कि दिन बड़े और रातें छोटी थी तुलनात्मक रूप से, किंतु आज चूँकि सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा लंबवत है इसलिए दिन और रात दोनों की अवधि बराबर यानी कि आज 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात है। आज के बाद से 23 सितंबर के बाद से अब सूर्य हमारी पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगा और अब दिन की अवधि तुलनात्मक रूप से धीरे धीरे कम यानी कि दिन छोटे होने लगेंगे और रात की अवधि बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आगे बढ़ते बढ़ते 22 दिसंबर को जब दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर पहुंचेगा तब 22 दिसंबर फिर वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होगी। दूसरा यह है कि आज जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा लंबवत है तो सूर्य ने सायं तुला राशि में ही प्रवेश कर लिया है और इस घटना को वेधशाला के शंकु यंत्र के माध्यम से देखा गया है या पूरे दिन आप देख सकते हैं। दूसरा वेधशाला का जो एक और दूसरा यंत्र है नाड़ी वाला यंत्र, उस नाड़ी वाला यंत्र के द्वारा भी हम सूर्य के गोलार्ध परिवर्तन की स्थिति यानी कि 22 सितंबर को जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में था तो उसके उत्तर वाले भाग पर धूप आ रही थी। आज 23 सितंबर को जब विषुवत रेखा पर है तो नाड़ी वाले यंत्र के दोनों भाग पर धूप नहीं है। आज के बाद यानी कि 24 सितंबर से जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आएगा तो नाड़ी वाले यंत्र के दक्षिण वाले भाग पर धूप आएगी यानी कि हम नाड़ी वाले यंत्र के द्वारा सूर्य के गोलार्ध परिवर्तन की स्थिति अभी देख सकते हैं। ये आज हमारे द्वारा देखी गई। दीपक गुप्ता, शासकीय जीवाजी वेधशाला, उज्जैन। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज उज्जैन में कहा कि इस बार भी प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाखों कार्यकर्ताओं को भोपाल में जीत का मंत्र देंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया आज सुबह उज्जैन आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में निकाली जा रही दिन जन आशीर्वाद यात्रा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है और 14 लाख नए युवा भाजपा से जुड़े हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। भाटिया ने कहा कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी और प्रदेश में जीत के रिकॉर्ड टूटेंगे। आपने बताया कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ में लाखों कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देंगे। 25 तारीख को बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, लोगों के आने की उम्मीद। देखिए, उम्मीद है कि करीब 10 लाख कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विजय का मूल मंत्र ग्रहण करेंगे और ये महाकुंभ जो है ये दर्शाता है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वो राजनीतिक दल है जो अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता है कि वो जनता के समक्ष जाके जनता की सेवा करे और इस महाकुंभ में जो शंखनाद होगा ये विजय का होगा और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और ऐतिहासिक जीत होगी।
राहुल गांधी एक अलग अंदाज नजर आया, कल पुलिस के वेश में दिखाई दी, उसको लेकर आपको क्या? देखिए, मैं तो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि बोझ कौन उठा रहा है। लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस बोझ उठा रही है। एक ऐसा परिपक्व नेता है उनके पास जो ये भी नहीं जानता है कि संसद में सीटें कितनी होती हैं। वो व्यक्ति कहता है कि गरीबी एक मानसिकता है। वो कहता है वंशवाद जो है भारत की परंपरा है, योग्यता और निष्ठा नहीं है। तो ये सवाल तो आप उनसे पूछिए जो कांग्रेसी नेता पिछले 2 दशक से बोझ उठा के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, और ये अपरिपक्व नेता उनको हर बार जो है जीत से दूर कर देता है। मेरा सवाल था, पहले बीजेपी का नारा हुआ करता था अब की बार 200 पार, लेकिन अब बीजेपी के नेता ही बड़े नेता कह रहे हैं कि अब की बार 150 पार। इसको लेकर देखिए, मैं जो कह रहा हूं उसे पुनः दोहरा देता हूं। जैसे गुजरात के विधानसभा में इतिहास रचा गया था, मध्य प्रदेश में इतिहास रचा जाएगा, ऐतिहासिक जीत होगी और जनता आशीर्वाद देगी। और जो लोग नकारात्मक राजनीति करते हैं, जिनकी यात्रा का नाम ही आक्रोश है, ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी पार्टी के अंदर एक दूसरे के प्रति बहुत आक्रोश है। अंतरकलह बीजेपी में भी नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार जन आशीर्वाद यात्रा में कुछ नेता ही दिखाई दे रहे हैं। बात करें उज्जैन में भी, तो उज्जैन में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था जन आशीर्वाद यात्रा। भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ेगी, और आप खुद कहेंगे कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, और भाजपा ही जीतेगी। धन्यवाद। निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन शनिवार और रविवार को किया जा रहा है। इसमें देश के प्रमुख चिकित्सक परामर्श प्रदान करेंगे। देवास रोड स्थित लंगर पेट्रोल पंप पर 23-24 सितंबर को आयोजित शिविर में निःशुल्क परामर्श प्रदान किया जाएगा। दोनों दिन दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक डॉक्टर विमल कुमार मोदी, डॉक्टर डी शेंद्रे, डॉक्टर छगनलाल सोनवानी, डॉक्टर स्मिता मोदी, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर बसंत सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा, डॉक्टर रामगोपाल परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। शहर के वरिष्ठ समाज सेवी रवि प्रकाश लंगर ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में प्रमुख भूमिका निभाई और कहा कि हमें उज्जैन में प्राकृतिक चिकित्सा के शिविर लगाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक करना होगा। रोटरी क्लब के अध्यक्ष मुकेश जौहरी ने प्राकृतिक चिकित्सा के अभियान को घर घर तक पहुंचाने में रोटरी क्लब का जो भी योगदान होगा उसे देने का पूरा आश्वासन दिया और कहा कि समाज में प्राकृतिक चिकित्सा की आज अत्यंत आवश्यकता है। बताइए, आपने जो अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा शिविर लगाया, किस तरह का शिविर और क्या? देखिए, एक संस्था है गांधी, ये अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद, जिसका स्थापना गांधी जी के प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों को लेकर की गई थी 1956 में, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे बालकोबाजी भावे, जो विनोबा जी के छोटे भाई थे। इसका काम है पूरे देश में प्रकृति के साथ संबंध बना करके रोगों को कैसे स्वस्थ किया जाए, तो रोग हैं उनको कैसे दूर किया जाए। हवा है, मिट्टी है, धूप पानी है, इसमें आहार मुख्य है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बिना दवाओं के, औषधियों के, अपने जीवन पद्धति को बदल करके, जीवन शैली को बदल करके कैसे निरोगी बन सकते हैं, इसका प्रचार प्रसार करने का काम ये परिषद करती है। ये सम्मेलन उसी के निमित्त से यहाँ आपके उज्जैन में आयोजित किया गया है। कहाँ पर अभी तक ये 39वां सर्वोच्च सम्मेलन है, 38वां सम्मेलन पूरे देश की ऑल इंडिया संस्था है। तो पूरे देश में जगह जगह कभी किसी प्रांत में, कभी किसी प्रांत में, कभी किसी प्रांत में इसको आयोजित करते हैं। तो देश की है संस्था, इसलिए 38 सम्मेलन हो चुके हैं, 39 सम्मेलन आपके यहाँ उज्जैन में कितने सदस्य हैं जो लगभग? इसके सदस्य तो करीब 4-5 हज़ार सदस्य हैं, 5 हज़ार सदस्य हैं जो ऑन फॉर्म है। बाकी तो हिंदुस्तान में प्राकृतिक चिकित्सालय जितने हैं उनके साथ भी इनका कोऑर्डिनेशन का काम भी परिषद का रहता है कि इनको कोऑर्डिनेट कैसे किया जाए, और उसको लेकर के तो संख्या फिर तो बहुत बढ़ती है। पर आज की स्थिति में प्राकृतिक चिकित्सा को ज़्यादा लोग अडेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि दवाओं का इतना कुप्रभाव सामने आ रहा है। एक रोग ठीक होता है, उसके बाद दूसरा रोग हो जाता है, फिर दूसरा ठीक हो जाता है, तीसरा हो जाता है। इसलिए आज प्राकृतिक चिकित्सा और योग की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। तो उसको कैसे हम लोग कैच करें, कैसे उसको संभालें, इसका काम
किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे आप नागरिकों को जो प्राकृतिक चिकित्सा का उपयोग किस तरह से करें? हम कहते हैं कि भाई जो आहार है उसको आप ठीक कीजिए। आज का सारा जो आहार है ये सारा पोल्यूटेड है, इसमें इतने केमिकल्स मिला दिए जाते हैं जो लोगों को बार बार अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो शुद्ध आहार मिले इसके लिए खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग और सारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो प्रदूषण फैला हुआ है उन सबको मुक्त करके हम अधिक से अधिक अपने व्यक्ति को स्वस्थ बना सकते हैं, जीवन शैली को बदल सकते हैं। आज जो लाइफ स्टाइल के जो रोग हैं सारे के सारे, उनसे बचने का एकमात्र उपाय जो है वो प्राकृतिक जीवन पद्धति है, प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना है। क्या नाम लिखते हैं आप? डॉक्टर सच्चिदानंद। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।